हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवप्री edu.22 पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने गजनवी वंश के बारे में देखा था। मोहम्मद गजनवी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। मोहम्मद गजनवी तक बहुत बातें थी जो हम लोगों ने देखा। शाहनामा के लेखक फिरदौसी, फरिश्ता, अल-बरूनी। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा था और गजनवी वंश को पढ़ के ख़त्म कर लिया था। और हम लोग मध्यकालीन भारत इतिहास के अंदर देख रहे थे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, इसी के अंदर हम लोगों ने मोहम्मद गजनवी वंश के बारे में देख लिया था, जिसमें मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। उसके यहाँ दरबार में कितने कितने कवि आए थे, उन्होंने कितने बार आक्रमण किया था, तो ये सारे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अब उसी वीडियो में भारत पर मुस्लिम आक्रमण में हमारा जो मोहम्मद गजनवी के बाद था वो शिहाबुद्दीन गौरी के बारे में, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में बताना था, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शिहाबुद्दीन गौरी का जैसे ही नाम आता है तो एक नाम और आ जाता है पृथ्वीराज चौहान का। नारायण का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध 1192-91। तो उसी को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा रह गया था, ज़्यादा लंबा नहीं है, बस देखते जाना है हम लोगों को ध्यान से। तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो थे वो मध्य एशिया का शासक था। कहाँ का था? मध्य एशिया का शासक था। वो 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। पहला लाइन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। अब ये बात क्लियर होगा आगे में, देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण मुल्तान पे किया था। किसने किया था? तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम मुल्तान पे आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। ये बात ध्यान देना है, क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने कहाँ पर आक्रमण किया था। तो कहाँ पे आक्रमण किया था? मुल्तान पे आक्रमण किया था। फिर आगे लिखा हुआ है कि 1205, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 1205 तक बराबर साम्राज्य विस्तार करता रहा। 1175 ईस्वी में उसने सबसे पहले कहाँ पे आक्रमण किया था मेरे दोस्त? सबसे पहले उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था और 1205 तक उसने बराबर साम्राज्य विस्तार करता रहा अपना। मतलब कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने का मतलब यहाँ पे हुआ कि वो आक्रमण करते रहा और अपना जो भी था अपना पावर बढ़ाते रहा, जमीन जायदाद बढ़ाते रहा। तो साम्राज्य विस्तार का मतलब यही होता है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1178 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन वहाँ पे एक बात लग गया है। क्या लेकिन? मूल राजद्वित जो थे वहाँ के शासक थे उस समय। गुजरात का शासक कौन था उस समय? मूल राजद्वित थे। और या फिर उसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। क्या मूल राजद्वित को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? भीमद्वित, या फिर इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिए हैं भीमद्वित की जगह सेकंड लिख दिए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु मूल राजद्वित या भीमद्वित ने इसे पराजित कर दिया। क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। मतलब कि मोहम्मद गौरी का हार हो गया था। दोनों के बीच में 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करने के बाद इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन उसमें हार किसकी हुई थी? हार किसका हुआ था इसमें? तो मोहम्मद गौरी का हार हो गया था। और यह हार जो था मोहम्मद गौरी का पहला हार था, प्रथम पराजय था। क्या था उसका? प्रथम पराजय था। मोहम्मद गौरी का प्रथम पराजय था 1191 में। अब हम लोग चलते हैं 1178 ईस्वी में। हमने देखा क्या? गुजरात पर आक्रमण किया था। उस समय शासक वहाँ का कौन था? मूल राजद्वित उस समय वहाँ का शासक था। फिर उसके बाद पहले हमने क्या देखा कि उसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। वो कहाँ का शासक था? तो मध्य एशिया का शासक था। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि 1175 ईस्वी ने प्रथम आक्रमण कहाँ पे किया था? मुल्तान पर किया था। और 1205 ईस्वी तक वो क्या करते रहा? लगातार बराबर क्या करते रहा? आक्रमण करते रहा। क्यों? ताकि वो अपने साम्राज्य को विस्तार कर सके। इसलिए वो 1205 तक लगातार आक्रमण करते रहा, 1175 से लेकर के 1205 तक। फिर आगे लिखा हुआ है कि 1191 ईस्वी,
क्या लिखा हुआ है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो यहाँ पे 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। वो भी किसके किसके बीच में? अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं या फिर पढ़े इससे पहले, तो आपको ये लिखा हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। और किसी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। अगर ये नहीं पूछा गया तो ये पूछा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो था वो किसके किसके बीच में हुआ था, या फिर तराइन के प्रथम युद्ध में किसका जीत हुआ था या फिर किसका हार हुआ था। तो ये बातें पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो जल्दी याद भी रह जाता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो गौरी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जैसे ही मोहम्मद गौरी का नाम आता है तो तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों का नाम आएगा। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या हुआ था? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और उसमें किसका पराजय हुआ था? तो गौरी पराजय हुआ था। कौन हारा था? मोहम्मद गौरी हारा था। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो था मेरे दोस्त 1192 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। अब 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और ये भी किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था। लेकिन इसमें हार किसका हुआ था? इसमें हार हुआ था पृथ्वीराज चौहान का। किसका हार हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था। और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। अब जो मैंने यहाँ पे ऊपर बात लिखा हुआ है कि 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था, तो यहाँ पर इसी बात से रिलेट होता है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया था, तो उसी के बाद ही क्या हुआ था मेरे दोस्तों कि भारत में जो था वो मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया, ये जो बात है यहाँ पे लिखा गया है कि 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को किसने जीता था? सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत को 1192 ईस्वी में जीता था। मतलब कि तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और पृथ्वीराज चौहान का उस युद्ध में हार हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। हार किसका हुआ था उसमें? मोहम्मद गौरी का हार हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे चलते हैं कि 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में चंदावार एक जगह होगा, सॉरी जगह है, तो चंदावार का युद्ध जो था वो गौरी तथा चंदावार के राजा जयचंद, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था और मोहम्मद गौरी और चंदावर के राजा जयचंद के बीच में युद्ध हुआ था। लेकिन इसमें हार किसका हुआ था? तो राजा जयचंद का क्या हुआ था? हार हुआ था। मोहम्मद गौरी इसमें जीते थे, इसका हार हो गया था। इसलिए मैंने बताया आपको कि 1192 में किसका हार हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में किसका हार हुआ था? यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान में रखते जाना है। फिर आगे लिखा है तो मोहम्मद गौरी के सिक्के पर, देखिए मोहम्मद गजनबी ने भी अपने सिक्के चलाए थे और उसके सिक्के के दोनों तरफ, एक तरफ तो अरबी भाषा में लिखा हुआ था और दूसरी तरफ किस भाषा में लिखा हुआ था? संस्कृत। वो भी किसमें? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहम्मद गौरी के सिक्के में, मोहम्मद गौरी के जो सिक्के थे, मोहम्मद गौरी ने सिक्के चलाए थे, उसके सिक्के में किसका आकृति बना हुआ था, किसका फोटो बना हुआ था? तो देवी लक्ष्मी का आकृति उसके सिक्के में बना हुआ था। और दूसरी तरफ जो था वो क्या था मेरे दोस्त? कलमा खुदा हुआ था। क्या खुदा हुआ था? कलमा खुदा हुआ था। गौरी के विजय के बाद शीघ्र ही एकता प्रथा शुरू हो गया था। शीघ्र ही क्या हो गया था? एकता प्रथा स्थापित किया गया था। एकता प्रथा जो है वो कर से रिलेटेड है। ठीक है, किससे संबंधित है? कर से संबंधित है। तो मोहम्मद गौरी के बाद जब गौरी का विजय हो गया था, तो गौरी के विजय के बाद चंदावर का युद्ध जीता था। फिर उसके बाद भारत तराइन का युद्ध जीता था। तो इस सब जीत के बाद क्या हुआ था
उसने सिक्के चलाए थे। सिक्के पर किसके फोटो चिपके हुए थे, किसके फोटो बने हुए थे, देवी लक्ष्मी का, और दूसरी तरफ क्या खुदा हुआ था, कलमा खुदा हुआ था। और गौरी के विजय के बाद ही क्या हुआ था, एकता प्रथा शुरू हो गया था। अब यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में, अब हम लोग फिर से 1192 में आ गए, फिर से यहीं पे आ गए। तो 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध गुलाम वंश से है, लेकिन यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आया है फिर भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में किसका साथ दिया था, मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, जिससे मैंने 2 बार यहाँ पे लिख दिया है, जिससे मोहम्मद गौरी ने भारत में ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो उसने जो अपने शक्ति से, अपने कौशल से जो युद्ध में अपना भूमिका दिखाया था, उसी को देखते हुए, उसी से इम्प्रेस बोलता है ना, इम्प्रेस किसी को मोहित करना, तो अपने बल बुद्धि, अपने क्षमता से किसी को इम्प्रेस करना, तो वही किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गौरी को इम्प्रेस कर लिया था। तो मोहम्मद गौरी ने भारत में ऐबक को क्या दिया था, प्रथम अख्ता प्रदान किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रथम अख्ता, मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता किसको प्रदान किया था। तो उसमें ऑप्शन रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनबी, और 1-2 दिन नाम दे देगा, जैसे यहाँ पे एक नाम था जयचंद, फिर यहाँ पे एक नाम है मुल्लाज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन में से आपको क्या सेलेक्ट करना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है, कब पूछा गया ये क्वेश्चन 39वां बीपीएससी प्री में पूछा गया था, 1994 का क्वेश्चन है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर पहले पूछ लिया गया है तो अब नहीं पूछेगा, बहुत पहले पूछा गया है, मे भी हो सकता है कि अब घुमा करके फिर से ऐसे क्वेश्चन डाल दें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि बिहार और उत्तरी बंगाल को गौरी के साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार। अब देखिए यहाँ पे उसने उत्तर भारत, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उत्तर भारत को विजय किया था कौन, मोहम्मद गौरी ने किया था। किसने किया था, मोहम्मद गौरी ने किया था। लेकिन मोहम्मद गौरी ने कभी भी बंगाल और बिहार को जीतने के बारे में नहीं सोचा था, उसने कभी भी उस पर आक्रमण करने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन उसके एक साधारण दास, साधारण मतलब तो आप समझते हैं, वेरी सिंपल, तो हमने इंग्लिश बोल दिया सिंपल, और वेरी लगा करके और उसे बढ़ा दिया। तो बिहार और उत्तरी बंगाल को मोहम्मद गौरी ने कभी भी उस पर आक्रमण करने का नहीं सोचा था, वो कभी भी। साथ में उसके कुतुबुद्दीन ऐबक भी थे जो कि तराइन के द्वितीय युद्ध में उसका साथ दिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। तो उसके एक साधारण दास जो थे, एक साधारण दास, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक साधारण दास, कॉमन मैन जो था, एक कॉमन मैन था, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बहुत बड़ा नाम है, एक बार फिर से सुनिए, क्या नाम है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उसके एक साधारण, बस यहाँ पे लिखा गया कि बिहार और उत्तरी बंगाल को गौरी के एक साधारण दास। साधारण तो मुझे नाम से लग नहीं रहा है, क्योंकि नाम तो आप सुन के आपको लग रहा होगा कि कितना साधारण हो सकता है ये, तो तो नाम तो साधारण मुझे नहीं दिख रहा है, इतना लंबा चौड़ा नाम है, इतने में तो हमको लगता है कि 5 आदमी का नाम रखा जा सकता है। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, बहुत बड़ा नाम है। तो बिहार उत्तरी बंगाल को उसके एक साधारण दास जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने विजय किया था। मतलब कि बख्तियार खिलजी तो था, उसने बिहार और बंगाल पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था। वो गौरी का एक साधारण दास था। कब जीता था, तो 1193 ईस्वी से लेकर के 1202 ईस्वी में उसने बंगाल और बिहार पर आक्रमण करके उसे विजय कर लिया, जीत लिया। अब 1193 से लेकर 1202 ईस्वी के मध्य में बिहार विजय के बाद, बिहार विजय किया 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य में, बीच में, और वहां पे बिहार के नालंदा एवं
विक्रमशिला जो जगह है, नालंदा बिहार में ही है, विक्रमशिला भी बिहार में ही है। तो नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस करके राजधानी उसने उदयपुर पर भी कब्जा कर लिया। इसमें उदयपुर राजधानी था, तो उदयपुर पर भी उन्हें नालंदा और विक्रमशिला दोनों को तहस नहस कर दिया। जब उसने पूरा बिहार और मतलब उत्तरी बंगाल जीत लिया तो उसका ही परचम लहरा रहा था, तो उसने जो चाहा वो किया। तो नालंदा और बिहार को तहस नहस करके क्या किया, वो उदयपुर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद बंगाल के आक्रमण के समय, बंगाल के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, लक्ष्मण सेन था। बिहार के बारे में नहीं बताया गया, बिहार के बारे में नहीं बता रहा, यहाँ पे बंगाल लिखा हुआ है दोस्त, और किसी का बिहार नहीं समझ लीजिएगा इसको। बंगाल के शासक जब इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया और उसको जीत लिया गया, कब, 1193 से लेकर के 1202 ईस्वी में। तो उस समय बंगाल का शासक कौन था, तो उस समय बंगाल का जो शासक था, उस समय बंगाल का शासक कौन था, लक्ष्मण सेन। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया था तो बंगाल का शासक कौन था। या फिर सीधे क्वेश्चन बनाएगा कि बिहार और बंगाल को विजय करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो यहाँ पे दे देगा आपको इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इतना बड़ा नाम नहीं देगा, तो शॉर्ट में दे सकता है ये लास्ट का दो, बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन में लिखा रहता है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन में वहां पे रहेगा बख्तियार खिलजी, तो आपको क्या मानना है, बख्तियार खिलजी टिक आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे बताया अभी कि बंगाल के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे, लक्ष्मण सेन थे। और इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाई थी। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है कि नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस करके राजधानी उदयपुर पर कब्जा कर लिया, लेकिन राजधानी उसे नहीं बनाया इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने उसे राजधानी नहीं बनाया, बल्कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपना राजधानी बनाया था। तो बंगाल और बिहार विजय के बाद इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने अपना राजधानी कहाँ पे अवस्थित किया था, तो आपको बताना है। लखनौती ऑप्शन में रहेगा, उदयपुर भी ऑप्शन में रहेगा, बीजापुर भी ऑप्शन में रहेगा, और एक दो ऑप्शन दे दिया जाएगा, वैशाली भी दे दिया जाएगा, नालंदा भी दे दिया जाएगा एक ऑप्शन में, और बख्तियार विक्रमशिला भी दे दिया जाएगा। 5 ऑप्शन दे दिए गए आपको। तो आपको वहाँ पे क्या मानना है कि इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी जो है वो अपना राजधानी कहाँ पे अवस्थित किया था, तो कहाँ पे स्थापित किया था उसने, लखनौती में। कहाँ पे किया था, तो लखनौती में अपना राजधानी वो क्या किया था, अवस्थित किया था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बंगाल के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, बंगाल के आक्रमण के समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। बिहार विजय के तथा नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस करके उसने राजधानी उदयपुर भी कब्जा कर लिया था। कब उसने बिहार और बंगाल पर विजय किया था, 1193। किसने, बख्तियार खिलजी ने। 1193 से लेकर 1202 ईस्वी के मध्य में उसने बिहार और उत्तरी बंगाल पर विजय प्राप्त किया था। अब यहाँ पे लिखा कि मोहम्मद गौरी ने किसे सबसे पहले प्रथम अक्ता प्रदान किया था, ऐबक को प्रदान किया गया था। एक बार रिवाइज हो जाएगा, पढ़ लेते हैं हम लोग। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निभाया था। 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। मोहम्मद गौरी ने कब उत्तर भारत को जीता था, 1192 ईस्वी में जीता था। 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया था, कहाँ पे किया था, तो मुल्तान में किया था। 1205 ईस्वी तक बराबर आक्रमण करते रहा। 1178 ईस्वी में गुजरात पर कब आक्रमण किया था, 1178 ईस्वी में। उस समय वहां का राजा कौन था, मोहनलाल द्वितीय या फिर भीम द्वितीय। और इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी का पहली बार हार हुआ था। फिर उसके बाद 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें गौरी का पराजय हुआ था। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का पराजय हुआ था। और उसके बाद इसी युद्ध के जीत के बाद से भारत पर मुस्लिम का जो था वो स्थापना हुआ था, मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुआ था। और यहीं पे क्या हुआ था, 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को विजय किया था। मोहम्मद गौरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बने हुए थे और एक तरफ कलमा खुदा हुआ था। गौरी के विजय के बाद ही एकता प्रथा चालू हो गया था। क्या एकता प्रथा जो है वो कैसे संबंधित है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ये था भारत पर मुस्लिम आक्रमण। आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। पहला टॉपिक था लेकिन 2 वीडियो बन गया इस टॉपिक पे। तो ऐसे 25 टॉपिक है।
ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 10 5 वीडियो बढ़ेगा, 25 से तो 35 वीडियो बनेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, वीडियोस बनाएंगे, पढ़ेंगे, आपको भी पढ़ाएंगे, साथ में पढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो हम लोगों का किस पे रहेगा, दिल्ली सल्तनत में रहेगा। किस पे रहेगा हम लोग का अगला वीडियो, दिल्ली सल्तनत अगला टॉपिक है। दिल्ली सल्तनत में किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, गुलाम वंश। किसके बारे में देखेंगे हम लोग, गुलाम वंश, जो कि हम लोगों ने आज यहाँ पे पढ़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध गुलाम वंश से, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद गौरी का भी साथ दिया गया था। तो हम लोग अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा, क्या रहेगा, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश में हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।